स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात आतंकवाद पर वैश्विक मतभेद, भारत का कड़ा संदेश की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी निंदा की गई, लेकिन आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए विदेशों से एकता का संदेश क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका ने आतंकवाद का विरोध किया, लादेन को मार गिराया, भारत में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों के साथ गहरे संबंध होने के बावजूद भारत से निपटने के लिए आतंकवाद को साधन के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी नीति को समझने की जरूरत है। आज भी कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के मददगार बने हुए हैं। अब दुनिया की धारणाओं को बदलने का समय आ गया है। भले ही सैन्य टकराव भारत पाकिस्तान के बीच शांत हो गए हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व की लड़ाई अभी शुरू हुई है और उसमें आने वाले समय में भारत को कूटनीतिक रूप से तैयार रहते हुए कड़े संदेश देने की जरूरत है। हालांकि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना एक अच्छा प्रयास है, लेकिन ये विदेशी देशों की धारणाओं को कितना बदल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पर सभी आतंकवादी ढांचों को सत्यापित रूप से नष्ट करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये भी समझना चाहिए कि वो केवल भारत पर दबाव बनाने के लिए परमाणु कार्ड खेलता है। एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी नहीं दी है। भारत ने किसी भी पाकिस्तानी परमाणु स्थल पर हमला नहीं किया। उसने केवल हवाई ठिकानों का उपयोग करने की उनकी क्षमताओं को नष्ट किया। विभिन्न दलों के सांसदों के नेतृत्व में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया को आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का भारत का कड़ा संदेश देने के लिए विभिन्न देशों में जाएंगे और ये बेहतरीन कूटनीतिक सोच भी है। इससे पहले भी सशक्त सर्वदलीय संदेश दिए गए हैं। 1994 में जब तत्कालीन अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री रॉबिन राफेल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में डाल दिया था, तब 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद में जम्मू कश्मीर पर एक सर्वदलीय प्रस्ताव ने सशक्त संदेश दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजने के निर्णय से भी जम्मू कश्मीर और मानवाधिकारों पर भारतीय नैरेटिव को काफी मजबूती मिली थी। लंबे समय से पाकिस्तान नैरेटिव युद्ध का लाभ उठाता आ रहा है। वो खुद को क्षेत्रीय अस्थिरता का शिकार बताता है और आतंकवाद को पनाह देने की जवाबदेही से बचता है। वैश्विक विमर्श भी कई बार गलत तुलनाओं से ग्रस्त रहता है और दोनों पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह करता है। लेकिन अब भारत को अपने इरादों को स्पष्ट करने का निर्णय समसामयिक और आवश्यक है। भारत को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सुरक्षा चिंताओं को न तो गलत समझा जाए और न ही अनदेखा किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले ही यूक्रेन और गाजा की हिंसा से काफी थक चुका है। ऐसे में मौजूदा संघर्ष और उसमें भारत के रुख की वैधता पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। भारत को ये बताना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर विजय के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि गंभीर उकसावे के जवाब में एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई थी। मौजूदा दौर में धारणाओं के युद्ध का भी बड़ा महत्व है और वास्तविक युद्ध में जीत के साथ ही कूटनीतिक स्पष्टता और नैरेटिव का प्रभुत्व भी जरूरी है। और इसीलिए इस समय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एक बेहतरीन कूटनीतिक अच्छी पहल है। पिछले 36 वर्षों में भारत पर अनगिनत सीमा पार आतंकी हमलों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को वाजिब नसीहत देने का मन नहीं बना पाया है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से वैश्विक मंच पर ताल ठोक रहे हैं। सऊदी अरब के साथ उन्होंने 142 अरब डॉलर की हथियार डील की है, जिसने उनके कथित शांति प्रयासों का कटाक्षपूर्ण चेहरे को सरेआम उजागर कर दिया है। एक तरफ वे यूक्रेन और गाजा में युद्ध रोकने के बड़बोले वादे करते हैं, दूसरी तरफ हथियारों की बारिश कर मध्य पूर्व को बारूद की गंध से सराबोर कर देते हैं। गाजा में शांति की बात करते हुए वे इजराइल को हथियारों की खेप भेजने में जरा भी नहीं शर्माते। ये वही ट्रंप हैं जो कहते हैं मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हथियार बेचने की होड़ में सबसे आगे हैं। और ऐसा ही भारत पाकिस्तान को लेकर भी यही रुख रखते हैं। ये वही ट्रंप हैं जो भारत पाक सीज फायर में मध्यस्थता का झूठा श्रेय लेने से नहीं चूकते। कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश करके वो दोनों देशों को भौचक्का कर देते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान उनके निजी रिसोर्ट में बैठकर चाय पीने वाले हों। हकीकत में उनकी ये चालाकी सिर्फ सुर्खियां बटोरने मात्र है और उनके विचारों की पोल खोलने जैसी है। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan
and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। वैश्विक मंच पर जब भी दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है, अमेरिका की भूमिका हमेशा चर्चा में रहती है। एक तरफ वो शांति दूत बनकर मध्यस्थता की बात करता है, तो दूसरी तरफ हथियारों की बिक्री के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। हाल के दिनों में भारत, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय तनावों के बीच अमेरिका ने हथियारों की बिक्री से अरबों डॉलर की कमाई की है, जिससे वो वैश्विक हथियार बाजार में वेपन किंग के रूप में उभर रहा है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच शांति की अपील तो की, लेकिन साथ ही दोनों को हथियार बेचने का कारोबार भी जारी रखा। एक और अमेरिका ने कश्मीर में हिंसा को अवैध और अस्वीकार्य करार दिया, वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर मुनाफा कमाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट में दावा किया गया है कि भारत पाक तनाव के बीच अमेरिका ने करोड़ों डॉलर के हथियार सौदे किए। दरअसल अमेरिका की इंटरवेंशन पॉलिसी के तहत वो वैश्विक संघर्षों में दखल देता है और फिर शांति की अपील करता है। चाहे भारत पाकिस्तान हो, चीन ताइवान हो या अजरबैजान आर्मेनिया, अमेरिका हर तनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रणनीति न केवल उसकी सैन्य और आर्थिक ताकत को बढ़ाती है, बल्कि अन्य उभरती शक्तियों को दबाने का भी काम करती है। ऐसे में भारत को आतंकवाद पर हो रहे वैश्विक मतभेद के बीच एक बड़े कूटनीतिक संदेश देने की जरूरत है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो आतंकवाद पर जिस तरीके से वैश्विक मतभेद की बात है और एक कड़ा संदेश देने की बात है, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली ये, आतंकवाद को लेकर जिस तरह से पहलगाम हुआ, हम क्योंकि पहलगाम की घटना है, ऐसे तो बहुत आतंकवादी घटनाएं होती आई हैं, लेकिन पहलगाम के बाद ये जितने भी इनपुट्स आए हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उसको चर्चा में लेना बहुत ज़रूरी है। पहलगाम के बाद, इस पूरे हमले के बाद पूरा देश नहीं, विदेशों ने निंदा करी। ठीक है, आपने निंदा करी, आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं करता, यही सारे बयान आए, प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो गया, जब वैश्विक मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें, तो आप अपने व्यापारिक सौदों के लिए आतंकवाद का समर्थन कर देंगे। देखिए, बहुत क्लियर लाइन है, यदि आप आतंकवाद का खात्मा चाहते हैं तो पूरी तरह से हो जाना चाहिए, इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। और यदि आप अपने व्यवसाय के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपनी आर्थिक चीज़ों को और डेवलप करने के लिए, प्रॉफिट के लिए यदि आप उनको समर्थन कर देंगे, वो हथियारों के लिए करें या किसी और माध्यम से करें, तो फिर आतंकवाद कैसे खत्म होगा? एक तरफ तो आप विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप मुनाफा कमाने के लिए उनका समर्थन भी कर देते हैं। ये कौन सी नीति है? ठीक है, इसके लिए जो एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है तमाम कंट्रीज में, बिल्कुल एक अच्छी पहल भी है और मुझे लगता है इसका बहुत एक अच्छा परिणाम हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सोच, नीति, नियत भी होना बहुत जरूरी है उसके पीछे। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल, उनका भी स्वागत है, वो भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं अनुपम जी? आज की चर्चा का विषय एक अमेरिका तो है ही, लेकिन अमेरिका इसलिए आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा। पहली बात ये आती है, आतंकवाद को कोई समर्थन नहीं करता। कैसे नहीं करता? भारत में चीजें हुई हैं, जवाब दिए गए हैं। पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका में आतंकवाद की बात थी, लादेन को घुसकर मारा गया, वो भी समझ में आता है।
लेकिन फिलहाल जो चीजें आ रही हैं, जो अमेरिका पहले कहता है हम समर्थन में नहीं है आतंकवाद के, कश्मीर में जो हुआ हम विरोध करते हैं, तमाम कंट्रीज कह रही थी, आज क्या हो गया? आज आपने सऊदी के साथ डील कर ली, आज आप तुर्की को समर्थन का हथियार दे दिए आपने, जो सीधे सीधे पाकिस्तान के समर्थन में है। यानी आप डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली पूरा समर्थन करते हैं सिर्फ अपने मुनाफे के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इस आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए भारत जो प्रयास कर रहा है, भारत को एक कड़ा संदेश देने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन सबको एक साथ होना होगा। तो हम देश तो ठीक है, हमारा जो प्रयास है, विदेशों से उस नीति को हम कितना सही सटीक समझें? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। देखिए, हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीजें जो दिखाई देती हैं एक्चुअली वो नहीं हुआ करती। पर्दे के पीछे कई सारे खेल लगातार चलते रहते हैं और हमको उन्हीं खेलों को समझना होता है और उनके हिसाब से अपनी चालें चलनी होती है। हमको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अमेरिका जो कि आतंकवाद विरोध में लगातार बातें करता रहा है, वो ऐसे ऐसे देशों को सपोर्ट करता है जो कि आतंकवाद में डायरेक्ट लिप्त है, जिनके ऊपर जेनोसाइड करने के आरोप लगे हुए हैं। आपने तमाम उदाहरण दिए, सऊदी अरब का उदाहरण दिया, लेकिन मैं आपको एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सीरिया की तरफ। सीरिया में उस तबके की सरकार है जिसको कुछ दिन पहले तक यूनाइटेड नेशंस ने आतंकवादी घोषित कर रखा था। सीरिया में वो लोग सत्ता पर हैं जो जिनके ऊपर अच्छी खासी इनामी रकम रखी गई थी, और उसके बाद वही सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके साथ डील्स करी जा रही है। तो अमेरिका सबसे पहले अपने व्यापार को रखता है, और अमेरिका के साथ आपको जब भी बात करनी है तो उस व्यापार के पहलू को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने सबसे बड़ी एक खामी रही विदेश नीति में, मैं इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान ने इस गेम को समझने में शायद थोड़ी सी चूक कर दी है। अमेरिका के ऊपर हमने भरोसा बहुत ज्यादा किया, निश्चित तौर पर भरोसा किया हमने। हमारे प्रधानमंत्री ने कई सारे दौरे किए अमेरिका के, और उसके बाद निकल करके सामने क्या आता है कि जब हमें एक्चुअली अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत थी आतंकवाद के खिलाफ, अमेरिका हमारे विपक्ष की बातें करता है, अमेरिका मध्यस्थता की बातें करता है, और अमेरिका वो सब बातें करता है जो हमें चुभती हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी उस विदेश नीति में अमेरिका को लेकर के कहीं ना कहीं हम अमेरिका के संदेश को समझ नहीं पा रहे, या तो अगर हम समझ रहे थे तो हमने उसमें उस चीज को नजरअंदाज किया। तो ये एक बड़ा पहलू है कि आतंकवाद विरोधी होने का दावा करने वाले, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, इन सब के दिखावे के दांत होते हैं और एक्चुअली दांत अलग अलग होते हैं। भारत सरकार की विदेश नीति हमेशा से स्पष्ट रही। भारत में केंद्र में कोई भी सत्ता रही हो, हमेशा से हमारा एक रवैया रहा है कि हम किसी भी देश के पिछलग्गू नहीं बन के रहते। हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति होती है, हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी विदेश नीति का परिचालन करते हैं। इधर कुछ वर्षों से, शीत युद्ध के बाद से मैं कहूंगा, शीत युद्ध के बाद से कुछ वैश्विक हालात इस तरह के हुए, जियोपॉलिटिक्स इस तरह के हुए कि हम कभी कभी अमेरिका के ज्यादा नजदीक दिखने लग जाते हैं, और इसके हमें फायदे भी हुए हैं। हमारी मार्केट में फायदा हुआ है, हमें जो ट्रेड्स हैं हमारे बढ़े हैं, आज हम विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में पहचाने जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर हमारे ऊपर यह भी एक आरोप लगने लगा है कि हम अमेरिका की तरफ कभी कभी हद से ज्यादा झुक जाते हैं, अमेरिका की तरफ हम ज्यादा नजदीकियां दिखाते हैं, और अमेरिका इन बातों का फायदा उठाता है। तो हमको इस तरह सतर्क रहना चाहिए, हमको अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए जिन्होंने आजादी के तुरंत बाद कह दिया था कि उस समय तो दो शक्तियां हुआ करती थी, हम ना इस शक्ति के पीछे रहेंगे ना हम दूसरी शक्ति के पीछे रहेंगे, हमको एक नई शक्ति बनना है, और शायद हमको उसी तरफ आगे सुधार करना चाहिए। तो विदेश नीति में ये एक ऐसा समय मानता हूँ राकेश जी कि अब हमको एक नए तरीके से अपना खुद का आकलन करना पड़ेगा, और इन तमाम तथाकथित शक्तिशाली और आर्थिक रूप से ताकतवर देशों के पीछे न जाकर के हमको एक स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान अपनी ताकत के ऊपर बनानी पड़ेगी, जो कि हम बनाना शुरू कर चुके हैं। हम एक आर्थिक महाशक्ति हैं, अब ये दुनिया हमको उस तरह से देखती है, हम दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया हमको उस तरह से देखती है। तो हम अपने बड़े पक्ष को लगातार प्रायोजित करें, और जो हमारी बातें हैं उनको स्पष्ट रूप से हम बिना किसी के कूटनीतिक जाल में फंसे हुए अपनी बातों को रखते जाएं, तो भविष्य हमारा ही होगा। लेकिन अब क्या है, कुछ चेक एंड बैलेंसेस का समय है, उसके ऊपर हमको ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। पीसी थपलियाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी पीसी थपलियाल जी, क्योंकि आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, जहां तक हथियारों की डील की बात हो या दूसरे रूप से आर्थिक रूप से मुनाफे की बात हो, व्यापार तो व्यापार होता है, लेकिन फिलहाल जो चीजें हम देख रहे हैं ये सीधे सीधे आतंकवाद को
पोषित करने वाली चीजें हैं, समर्थन करने वाली चीजें हैं। आप हथियारों की डील कर रहे हैं, आप देंगे किसी और माध्यम से, किसी अन्य देश के माध्यम से सपोर्ट करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये हमारे लिए, भारत के लिए, आने वाले समय के लिए इसे किस तरह से आप समझते हैं? देखो, जो सुपर पावर अभी बताया गया हमारे अनुपम जी ने कि किस तरह से उनका रोल रहा है अभी तक, लेकिन आतंकवाद जो हमारे लाइफ में आया है 90s के बाद आया हिंदुस्तान में। उससे पहले हमने 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, उसमें हमारा कभी भी मुद्दा आतंकवाद नहीं था। आपने देखा होगा कि पहले के समाज में नक्सलवाद पैदा होता था, उसके बाद जैसे हमारा देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तो हम जिनको क्रांतिकारी कहते थे, अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते थे, उग्रवादी कहते थे। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने भी जो आतंकवाद का स्वरूप हम देख रहे हैं, ये जियाउल हक का एक दिमाग की उपज थी कि उसने बोला कि इतने बड़े भारत को 71 की लड़ाई के बाद उसने सोचा कि इसको सामरिक रूप से हराना बहुत कठिन है, तो ऐसे छापा मार ग्रुप तैयार करो कि जो हमेशा इस देश को डिस्टर्ब करे, इसका पूरा ध्यान अपनी सिक्योरिटी पे जाए, मतलब हमेशा परेशान रहे। उसके लिए उसने ये दस्ते तैयार किए। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे हम लोग पूरी तौर से खुली अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ गए, तो निश्चित रूप से जो अभी कह रहे थे कि हमें अमेरिका की तरफ अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अमेरिका तो सबसे बड़ा नेता है कैपिटलिस्ट फॉर्म का, अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था में बोलते हैं, क्योंकि जो एक साम्यवादी और जो लेफ्ट ओरिएंटेड रशिया था, वो ब्लॉक बहुत कमजोर सा पड़ गया। तो अभी पूरे विश्व इस भौतिकवादी जो हमारा पूंजीवादी व्यवस्था में आ गया है। अब समस्या आती है कि हमारे बगल में जो चीन बैठा है, चीन साम्यवादी राइटिस्ट फॉर्म की गवर्नमेंट, लेफ्टिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहां पे है, और वो गवर्नमेंट से हमेशा हमारा तालमेल नहीं बैठ पाता। इसलिए हमने शायद हाथ पांव मारने की कोशिश की कि अमेरिका हमें साथ देगा, क्योंकि हम इस पूरे साउथ एशिया में लगभग अकेले से पड़ते हुए दिखाई दिए, और इसमें हमारी लीडरशिप की बहुत बड़ी कमजोरी है। हमने पूरे दुश्मन पाल दिए। हमारा श्रीलंका से ठीक नहीं, हमारा बांग्लादेश से नहीं। छोटा सा बांग्लादेश में देखिए कि किस तरह से जो नई नवेली सरकार है, हम वापस उनका प्रधानमंत्री हमारे गले लगा हुआ है, प्रेसिडेंट जो वहां से आई हुई है भागकर, अब उसको हम दोबारा नहीं भेज पा रहे इतने से छोटे बांग्लादेश में। ये जो विदेश नीति कमजोर पड़ती जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। और जो अभी पहलगाम के बदले में भी जो एक स्टेटमेंट आई हमारे विदेश मंत्री की कि साहब हमने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को कि हम ये करने वाले हैं, ये बड़ा हंसी के पात्र बने हम, और ये जग हंसाई हो गई हमारी। ये हम बोल के कह रहे हैं कि तुम्हारे देश में हम अटैक कर रहे हैं आतंकवादियों के ठिकाने पे। तो ये जो चीजें हैं, और दूसरा कि हम जिस समय इतना उलझा हुआ है, इतने अंधेरों में हम खेल रहे हैं कि हमें सच का पता ही लग रहा है। ये तो थैंक गॉड कि कुछ चैनल सच्चाई की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको भी बड़ी संभल के आगे चलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्याएं सामने आती हैं चैनल संचालित करने में, जिस तरह से हम देखते आए हैं। हमने देखा कि हमारी चैनल ने किस तरह से कराची में बोल दिए थे कि हमने कवर कर लिया, हम बड़े सच्चाई को बोल नहीं पा रहे थे चैनलों में। लेकिन आज जो रवैया ट्रंप का हमारे साथ है, और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी IMF के लोन के तले दब गई है, यानी जो हम 2014 से पहले केवल 55 लाख करोड़ के ऊपर थे, आज 173, यानी जीडीपी का 81% हमारा लोन में जा रहा है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। और जो हमारी लीडरशिप है, वो लीडरशिप कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका जो अपना अहम है वो बहुत देश को बाधा बन रहा है। ये चिंता का विषय है। और जिस तरह से अभी देखो
अभी हमने उनको भेजा, थोड़ा सा देखो वो जो विदेश में हमने टीम भेजी, थरूर साहब को भेजा, तो किस तरह से थरूर साहब को जो उनकी पार्टी नहीं रिकमेंड कर रही थी उनको जबरदस्ती भेजा गया, और ये कहते हुए कि साहब कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। तो मतलब ऐसी चीजें बोलना, कभी जब अटल बिहारी जी भेजे गए थे तो किसी ने ये नहीं बोला कि भाजपा के पेट में दर्द होगा। हमने सम्मानित होकर बोला कि ऐसी विजनरी लोगों को हम विदेश में भेजेंगे जो देश का पक्ष सही ढंग से विदेश के आगे रखेंगे, लेकिन वो हमें होते हुए नहीं दिख रहा ठीक है। है। ये चिंता का विषय। अब जो टीम जा रही है, देखो क्या करती है, बिल्कुल ठीक है, देखना है हमें। बिल्कुल। थपलियाल जी, आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। खेमचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं, नमस्कार। हाँ, खेमचंद जी, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये था ही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता क्यों नहीं आतंकवाद को खत्म करने की। बहुत सटीक सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि नहीं है। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी दोस्ती, व्यापार और अच्छे अच्छे संबंधों की बात कर रहे थे, वो आज क्या और किस तरीके से कर रहे हैं ये हम सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की जो बात हो रही है, ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसकी सबने तारीफ करी, जाना चाहिए, सब इसका वेलकम करते हैं। लेकिन हम बाहरी रूप से चीजों को तब खत्म कर पाएंगे, अपना संदेश दे पाएंगे, जब हम इंटरनल अपनी आंतरिक चीजों को सुधारेंगे। आप समझ रहे हैं? थपलियाल जी ने एक अपनी बात को खत्म करते करते उस बात के पॉइंट को उठाया, इसीलिए मैंने आगे बढ़ाया। कुछ ऐसे संदेश, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो हमारे इंटरनल इतने हो चुके हैं कि हम बाहर से कैसे उम्मीद कर लें कि आतंकवाद को हम दूर कर देंगे। देखिए, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। अभी प्रकाश जी ने बहुत लंबी चौड़ी बातें की कि हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था कि वो अच्छे से बात रख पाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट स्पीकर, बेस्ट कम्युनिकेटर थे, तो देश के भी वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर थे, जिनको भेजा गया। सरकार ने विश्वास किया, उस विश्वास पे 100% वो खरे उतरे और उन्होंने सरकार की बात की, देश की बात की। आज क्या शशि थरूर वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर कांग्रेस के नहीं है? क्या कांग्रेस में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस पॉलिटिक्स में शशि थरूर जी का नहीं है? तो कांग्रेस की राहुल गांधी की जो लाइन है, जो एंटी इंडिया लाइन है, जिसमें वो सरकार पे, सेना पे लगातार सवाल दांग रहे हैं, और वो सवाल दांग रहे हैं जो पाकिस्तान नैरेटिव सेट कर रहा है, उसके इतर होके उन्होंने राष्ट्र की बात की, ऑपरेशन सिंदूर की जो सच्चाई है, इफेक्टिवनेस की बात की। तो उनसे इतनी चिढ़ हो गई कि जो देश के काम में आप उनको जाने नहीं देंगे। और दूसरा, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि हमारे राफेल वहां मारे रह गए? क्या सेनाओं ने आपको इनपुट दिया, या फिर आप पाकिस्तानी न्यूज पढ़ रहे हैं, चाइनीज न्यूज पढ़ रहे हैं, चाइनीज न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तानी न्यूज को फॉलो कर रहे हैं? अगर आप पाकिस्तानी न्यूज को फॉलो करके पाकिस्तानी नैरेटिव को मजबूत कर रहे हैं कि वो आपके नेताओं के प्रिंट आउट वीडियोज को लेके पूरे विश्व में उनके एमपी भी, उनके लोग भी, नेता भी विदेशों में जा रहे हैं और हमारे देश को कमजोर साबित कर रहे हैं। आप देश के मोराल को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। जीते हम, आप हारा हुआ दिखाना चाह रहे हैं। फिर ट्रम्प 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 कर रहे हैं। अरे ट्रम्प का तो एक अपना व्यवहार है। क्या भारत के अलावा यूरोप के साथ बड़ा प्रेम भाव के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं? यूरोप जो नाटो का पूरी तरीके से समर्थक है, पार्ट है, हिस्सा है, उसका राइट हैंड है, उनके साथ उनका क्या व्यवहार है? यूक्रेन, जिसको अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, अभी तक लड़ा रहा था, यूक्रेन के साथ उनका क्या व्यवहार है? तो आइसोलेटेड में देख के आप कहो कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनका भारत के प्रति व्यवहार जो है अटपटा है, ये कंप्लीटली अनट्रूथ है। आप हाफ स्टोरी, अदब कहते हैं, कच्चा पक्का आप लोगों को दिखा रहे हैं। और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अभी न्यूज आ रही है, क्या बोला है? ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान में हम लोगों ने इफेक्टिव तरीके से जवाब दिया है, वो छुटपुट है। अरे 9 आतंकवादी ठिकानों को उड़ाना वो छुटपुट है। 10 से ज्यादा एयरबेस को नुकसान पहुंचाना वो छुटपुट है। 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और जो वहां के अधिकारी मारे गए वो छुटपुट है। पंजाब तक उसके मारना वो छुटपुट है। कांग्रेस की मानसिकता मोदी विरोध में इतनी ज्यादा गिर गई है कि वो राष्ट्र विरोधी भाषा बन गई। वो पाकिस्तान के नैरेटिव को बल दे रहे हैं, वो दुश्मनों के नैरेटिव को बल दे रहे हैं। अब वो कहते हैं, देखिए जी, छोटे छोटे देश भी हमारे साथ नहीं है। किसकी हिम्मत हुई पाकिस्तान के साथ खड़े होके हमारी आंख में आंखें डाले? क्या बांग्लादेश आंख में आंखें डाल पाया कि नहीं? पाकिस्तान पे खेमचंद जी,
कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस विपक्ष है, कहने दीजिए, उनका जवाब हम उनसे ले लेंगे। वो यदि गलत टिप्पणी करेंगे तो देश उनको कोसेगा, देशवासी उनको कोसेंगे। लेकिन आपने जो अमेरिका का जिक्र किया, सवाल मेरा ये है कि क्योंकि अनुपम जी ने भी उस बात को कहा, थपलियाल जी भी उस बात को, जो हम एक शंका जता रहे हैं या हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा ना करें। देखिए, आज मान लीजिए पाकिस्तान के पास कोई हथियार नहीं है, वो कंगाली पर है, बर्बादी पर है, कुछ भी नहीं है, और अगली बार कुछ करता है बिल्कुल नेस्तनाबूद पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। हम सक्षम हैं, हम मजबूत हैं, हम भारत पर सवाल नहीं उठाते, उसकी किसी कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन हमारे जो साथी, जो दोस्त वाला व्यवहार रखते हैं, व्यापारिक व्यवहार रखते हैं, वो अपने व्यापार के लिए हथियारों का समर्थन कर देंगे, वो भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए। ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। तो उस नजरिए से हमें एक कड़ा संदेश देना है, हमें अपनी बातों को, अपने रुख को स्पष्ट रखना होगा। बात यह है, और उसके लिए कदम कौन उठाएगा? भारत की सरकार। राखी जी, वही कदम उठाने के लिए हमारा जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है विश्व में हर जगह गया है। वो बताने वाला है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, पूरे विश्व के लिए खतरा है। वहां के प्रोड्यूस आतंकवादी पूरे विश्व में आतंक फैला रहे हैं। आज भारत भुगत रहा है, कल आप भुगतोगे, और आपने भुगता है। जहां भी लिंक होता है, अगर स्टेबिंग की घटना लंदन में होती है, यूके में होती है, तो पाकिस्तानी ओरिजिन पकड़ा जाता है। अमेरिका में भी कई जगह जो फायरिंग हुई उसमें पाकिस्तान ओरिजिन पकड़े जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बताने हैं। रही बात, हम किसी के कुछ लघु नहीं है, मोदी सरकार की बहुत ही इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। यूक्रेन और रशिया का इतना लंबा युद्ध चल रहा है, अमेरिका 100% यूक्रेन के साथ है। क्या हम लोगों ने तेल खरीदना बंद किया? अमेरिका ने डरा डरा के सबको बंद कर दिया, क्या हम रोके? क्या हमने रशिया से हथियार लेना बंद किया? तो जब हमारे इंटरेस्ट में रशिया से डील करना था, हमने डील की। हमने अपना, बल्कि जो इंपोर्ट है ऑयल का, वो और ज्यादा बढ़ा दिया। प्रोसेस करके हम यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे थे। भारत ने अपनी इकोनॉमी को इस विषम परिस्थिति में सेटल करने के लिए, संभालने के लिए बहुत अच्छा रास्ता निकाला। जहां हमें लगा कि नहीं, क्योंकि हम सर्विस में, आईटी में बहुत ज्यादा डील अमेरिका से करते हैं, हमारा बहुत एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ है, तो हमने अमेरिका के साथ भी डील की। तो हम अपनी, और इसके साथ साथ हम दोनों पे नहीं, हमने यूरोप में फ्रांस के साथ डील की, हमने राफेल लिए। तो जहां भारत की जरूरत है, भारत के लिए अच्छा है, वहां ये गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली देश के हित में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत काम कर रही है। फिर इंपोर्ट फर्स्ट भी नहीं है हम स्वदेशी फर्स्ट हैं, मेक इन इंडिया फर्स्ट है। इंडिजीनियस हथियारों पे हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोगों ने इंडिजीनियस हथियारों को युद्ध स्तर पे डेवलप किया है। आज जो गोला बारूद हम 30% से ज्यादा अपनी सेनाओं की जो जरूरत है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, आज 90% से ज्यादा गोला बारूद इंडिजीनियस है। ठीक है, बड़े बड़े हथियार इंडिजीनियस हैं। आज पाकिस्तान को टक्कर देने वाली जो एंटी गन मिसाइल थी, जो हम लोगों ने उनकी मिसाइलों को मार गिराया, ड्रोन्स को मार गिराया, उनके जेट्स को मार गिराया, वो सारी इंडिजीनियस थी। ठीक है। ये सरकार का काम है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा विपक्ष को, नकारात्मकता छोड़ें। आज देश की बात है, देश के साथ खड़े हो। राजनीति के तो बहुत सारे पटल हैं, अगर आप देश की बात पे सिक्योरिटी पे राजनीति करोगे, देश आपको माफ नहीं करेगा। ठीक है, खेमचंद जी वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी सुन पा रहे हैं मुझे? स्वामीनाथ जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम एक वैश्विक मतभेद जो है आतंकवाद पर, एक कड़ा संदेश देने की भारत को जरूरत है। उस पूरी प्रोसेस के लिए, उस प्रयास के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है जो जाएगा और जाहिर तौर पर एक कूटनीतिक सफलता हमको दिलाएगा भी। हम इसको नकार नहीं सकते। कितना क्या होगा ये आने वाले समय में भविष्य के गर्त में है। देखिए कि उसके बाद कितनी चीजें आती हैं, कितना डेवलपमेंट हम देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि शुरू से हमेशा समर्थन करने के लिए, और क्योंकि भारत की बात हो रही है, ये ऊल जुलूल जो बयानबाजी आने लगी कांग्रेस की तरफ से, क्यों अभी फिलहाल स्थगित है ऑपरेशन सिंदूर? हम क्यों उसको लेकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं? हम क्यों आने वाले समय में एक स्पष्ट बात नहीं कर पा रहे? राखी जी, आप कांग्रेस के तरफ से उलूल बात करती हैं। जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की नायक बहन सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन कहता है, उसका सम्मान ताली बजा के लोग करते हैं। जो उनका उप मुख्यमंत्री कहता है सेना के सेनानी और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं, उनका ये वंदन करते हैं। ये देश शर्मसार नहीं हो रहा है? जो हमारे देश के नायक हैं,
सेनानी है, जो हमारे शौर्य और शक्ति और तिरंगे का मान रखने वाली बेटियों को जो आतंकवादी का बहन कहते हैं, तो उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाए। उस पर अगर सवाल खड़ा कर दिया जाए तो सेना पर सवाल खड़ा हो रहा है। इन लोग जो कहे वो सही, और दूसरा उस पर सवाल करे तो ये लोग कहते हैं कि सेना पर सवाल खड़ा कर। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बता दिए कि हम लोग ये करने वाले, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने वाले। अरे भाई, हम देश की सेक्रेट, हम देश पे वो जान रहे थे कि हमको आतंकवाद का, उनको बताने का कौन सा होड़ लगा है कि हम बताने जा रहे हैं। और जिस तरह से होड़ लगा अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, एक क्षण भी नहीं हमारे प्रधानमंत्री बोले। 8 बजे वो देश को संदेश देने जा रहे हैं, 6 बजे ट्वीट आ जाता है ट्रंप का कि मैं दोनों देशों का वो ये खत्म करा दूंगा बिजनेस, इसलिए डर के मारे इन लोग अपना सीज फायर कर लिए। इस तरह का बेतुका बयान 6-7 बार ट्रंप का राष्ट्रीय पूरा विश्व देखा कि ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी बोल रहे हैं कि हमारा सम्मान नहीं कर रहा है भारत में, उनका युद्ध बचा दिया। और पाकिस्तान और भारत का तुलना एक तरफ, जम्मू एंड कश्मीर जो शिमला समझौता पे है, लाल बहादुर शास्त्री के समय में इस पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसको कह रहा है कि हजारों साल पुराना समस्या को मैं निदान कराऊंगा। और जो आतंकवाद का अड्डा बना, इसको लादेन को खत्म अमेरिका किया, उस आतंकवाद के अड्डा को सह देने के लिए जिस तरह से हमारे देश के विश्व गुरु, विश्व के जो परचम लहराए हुए हमारे प्रधानमंत्री गौरवशाली संपन्न सिन्हा, हम भी गौरव करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जिनके साथ पूरा विश्व खड़ा है। दिख रहा था कि तीर, यानी पाकिस्तान के पास औकात एक तिरपाल लगाने का नहीं था, हमारे सामने सक्षम खड़ा होने का नहीं है। चीन सीना ठोक के कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ, तुर्की कहता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े। तो हमारे साथ कौन खड़ा है? खरबों रुपया पूरे देश विदेश घूमने में हम खत्म कर दिए, लेकिन हमारे साथ कौन आके खड़ा हुआ? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तक नहीं खड़ा हुआ। और आप विश्व गुरु बनते हैं तो कम से कम देश के मर्यादा यह है कि आपके नेताओं का जो लगाम है उसको आपको कंट्रोल करना। आप विपक्ष से सवाल कर दो कि हमारे नेता राहुल गांधी जी अमेरिका से अपना खत्म करके तुरंत आते हैं और कश्मीर में जो पहलगाम घटना होता है वहां जाते हैं, और पूरे देश एक साथ खड़ा है, 140 करोड़ जनता खड़ा है कि देश के मुसीबत में हम एक साथ खड़े हैं। और 26 लोगों का जो हमारे पर्यटकों को जिस तरह से कायराना हरकत करके पाकिस्तान घटियापन किया, उसका नस्ताबूद करने के लिए हमारा सेना खड़ा होकर जिस तरह से अपने शौर्य का ताकत, 5 बजे सीज फायर होता है, 3 बजे ट्वीट कर देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कि मैंने 3 बजे मीडिया को अथवा देश को पता चल जाता है ट्रंप से पहले किसके कहने पे खत्म हो रहा है। तो उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने 8 बजे के संबोधन में क्यों नहीं कहते हैं कि हम हमारे मेरे तेरे बीच में कैसा है बंधन? तो आप देश को किस वैश्विक स्थिति, किस तंगी से दूर कर किस तरह से अपने देश को उच्च प्रथम लहराने के लिए क्या ताकत दी है, आप ही चर्चा करिए। हमारे साथ प्रतिनिधि मंडल पूरे देश में जा रहे हैं, विश्व में जा रहे हैं। अब विश्व में परचम एक से एक टैलेंटेड लोग जा रहे हैं, अपनी बात को रखेंगे, हमें गर्व है, पहले भी जा चुके, पहले भी होता रहा है। लेकिन इस तरह का बयान, वीर बयानबाजी करने वाले इन्हीं के पार्टी के लोगों पर आज तक उनका इस्तीफा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और आपका मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय ने भी उस पर संज्ञान लिया, लेकिन इनको बचाने के लिए इनके मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी का एक बयान नहीं आता, उसको हटाया नहीं जाता है। तो देश के बेटी का गौरव बढ़ाने का काम सोफिया कुरैशी कर्नल के खिलाफ जो आतंकवादी का बहन बताता है, तो हमारे सेना का सीना, हमारे देश का सीना गौरव बढ़ता है। ठीक है स्वामीनाथ जी, आपने कहा ना मामला सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और उनके संज्ञान में है तो सजा देने का अधिकार, न्याय करने का सारी शक्तियां उनके पास है। लेकिन पार्टी सुनिए, पहले रखी थी 26/11 था तो यही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके महाराष्ट्र में करते हैं और सवाल पर सवाल सेना पर खड़ा किए कि आपके पास ये है, मनमोहन सरकार के ऊपर इतना सवाल करने के बाद हम लोग नहीं कभी पार्टी पर हम भी बांटने काटने की बात करते हैं। हम देश के गौरव और देश को मान और शान और तिरंगे का आइडल पहचान बनाने के लिए हम हर कोशिश हमारा स्वामीनाथ जी बनाने के लिए। सुनिए, हमको तो 1 मिनट भी टाइम नहीं दे रही मैडम, सुनिए। सर जब से कह रहे हैं आप कह रहे समय नहीं दे रही। नहीं,
जितना सबको दिए उतना हमारा भी सुनिए। थोड़ा जल्दी से जिस तरह कंप्लीट करिए। जिस तरह से राखी जी, देश आज जी उस ऊंचाई पर हमारा जो सेना के सैनिकों द्वारा जिस तरह से हमारे पहुंच चुका था और पीओके के पास पहुंचकर लेने का जो प्रयास था सफल होने वाला था, वही सीज फायर हुआ। उसके बाद कोई देश आपके साथ खड़ा, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश था। पहले हमको समझौता का सब देश का फोन आता है प्रधानमंत्री के पास हमारे साथ खड़ा है, और जब हमको जरूरत पड़ा और आतंकवाद का ठिकाना को हम नष्ट करना शुरू किए तो हमारे तरफ कोई सीना ठोक कर नहीं किया विश्व गुरु के साथ। दूसरे के साथ चाइना खड़ा हो जाता है, तुर्की खड़ा हो जाता है। यही दुर्भाग्य है। हम राजनीति नहीं करने की बात करते हैं, देश की एकता और अखंडता, भाईचारे और धर्म जाति में न बंटना पाए तो इस तरह का बेतुका बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साध लेते हैं। जो एक डिप्टी सीएम होकर, एक मंत्री होकर उनको हटाया भी नहीं जाता है, तो शर्मसार करने वाली बात कौन करता है? ठीक है स्वामीनाथ जी, चलिए लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। कुमार राकेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? कुमार राकेश जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। कुमार राकेश जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मत की बात हो रही है कि कब एक मत होंगे इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। ठीक है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एक अलग बात है, वो जा रहे हैं, उसके बाद कितना बदलाव होगा वो एक अलग विषय होगा। लेकिन बार बार ये जो जिक्र आ रहा है कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया, खुले मन से सीज फायर का क्रेडिट ले लिया, मोदी जी चुप क्यों हैं, और भी इस तरह की जो बातें आ रही हैं, कुल मिलाकर हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है और भारत का जो कड़ा संदेश होगा, भारत को स्पष्ट रूप से हर जगह पे अब अपनी बात रखने की जरूरत है, ऐसा अनुपम जी भी कह रहे थे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? और इसलिए भी पूछ रही हूं कि कैसे खत्म होगा। ये बात तो सच है कि हम यदि कोई कड़ा संदेश देने के प्रयास करते हैं, हम सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेज रहे हैं, हम अपनी प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से या आर्थिक मुनाफे के लिए? ऐसे तो कभी आतंकवाद खत्म नहीं हो पाएगा। नहीं राखी जी, जब मैं सभी विद्वानों को सुना, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, वहाँ देश कम पार्टी ज्यादा लग रहा था। हम पहले देश की बात कर ले, फिर पार्टी की बात कर लें। कई चैनलों में देखा कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस दल है तो दल बड़ा है, या देश, लोगों ने कहा दल बड़ा है। तो ये भी सुनने को मिला। यहाँ भी जो बातें हो रही हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दल बड़ा है, हमने जो किया था बहुत सही किया था। 26/11 की बात कर रहे हैं, और उससे जुड़े हुए 2 वरिष्ठ अफसरों के अभी इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं कि जब मुंबई में हमला हुआ, 166 ज्यादा लोग मारे गए, रिकॉर्डिंग मारे गए, मनमोहन सिंह से पूछा गया कि हम तैयार हैं, हमारे पास सारे आर्म्स एम्युनिशंस हैं, हमको स्पॉट पता है, पाकिस्तान हमला करना है, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने नहीं करने दिया। ये कौन सा प्रेम था, अपने को समझ में नहीं आता। अभी बार बार जो अभी बात कही जा रही है कि ट्रंप ने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, अरे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। इसको समझना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और पारस्परिक संबंधों के स्तर पे भी। यदि उस स्तर पे आप नहीं समझते हैं तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते और वैदेशिक नीति की समझ है या नहीं है। डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स दोनों 2 शब्द हैं। डिप्लोमेसी में जैसे कि फर्स्ट बार भारत ने पहली बार पिछले 10 वर्षों में हुआ है कि टेरर टॉक्स नहीं चलेगा, टेरर ट्रेड नहीं चलेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के पास भारत के साथ बात करने का एक ही रास्ता बचता है, वो सीज फायर का रास्ता था, जहां संवाद खुले। सारे देश नाक रह गए कि भारत बात कर ले पाकिस्तान से। भारत अपने जिद पर इसलिए आ रहा है कि जब तक तुम आतंकवाद समाप्त नहीं करोगे, आतंकी सेंटर समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुमसे हम बात नहीं करेंगे। ये एक रास्ता है अपने रास्ते पे अटल रह करके आतंकवाद को समाप्त करने का। पहली बात। दूसरी बात, जब अमेरिका इंटरफेयर करके क्रेडिट ले रहा है तो आपके मन, छोटा सा एग्जांपल है, घर में 2 लोग हैं और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आप पे दबदबा करने की कोशिश करेगा, हो सकता है आपके लिए सम्मानीय हो ना हो, उस समय आप शांत रहेंगे, झगड़ा तो नहीं करेंगे। ये कॉमन सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। भाई अमेरिका पहले इसी क्रम में बता रहा हूँ कि जिस तरह अमेरिका ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, बाद में जो कतर में गए और सऊदीया में गए, उनके टोन बदल गए 2 दिन में। नहीं, हमने सुझाव दिया था, हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया, हम चाहते हैं शांति हो, युद्ध ना हो। अच्छी बात है, उनका टोन बदल गया जब उनको अकल आई। और राष्ट्रपति है अमेरिका के, उनके अकल को लेकर के पैमाना क्या है, विश्व देख रहा है, विश्व समझ रहा है।
लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में हम पूरी तरह से बात करें कि भारत के इतिहास में कोई बता दे, जितने विद्वान बैठे हैं, भारत का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा है कि एक क्या है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। किसी की हिम्मत है कोई रिकॉर्ड दिखा दें नेहरू से लेके आज तक कि किसी ने ऐसी बातें कही हो। ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि चूंकि मैं पहले भी आपसे कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि अमेरिका सहित कई मीडिया रिपोर्ट्स में, कई ऑफिशियल सोर्सेज में इस बात में खुलासा हो गया है कि जो परमाणु रिएक्टर है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान ने केयर टेकर, इसको किराया दे रहा है अमेरिका, वो अमेरिका का है। तो क्यों है वहां पे प्रश्रय क्यों दिया पाकिस्तान ने, उसका क्या लस्ट है? इसके पहले भी एक ओपन फैक्ट हो चुका है। ख्वाजा आसिफ जो है रक्षा मंत्री, वो इंटरव्यू में बार बार बोल रहे हैं हम तो ऐसे भिखारी हैं, उसको इंटरप्रेट करें तो हम तो वेस्ट कंट्री के जो भी कहते रहे वो हम उनके चलते में चलते रहे, उनके टर्म को, उनके ट्यून को सॉल्व करते रहे हैं। जो उन्होंने बैकअप किया है, अमेरिका में, पाकिस्तान में 3 टर्म चलता था, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। पिछले 10 वर्षों में अमेरिका थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। यदि पूरे इस परिप्रेक्ष्य में बात करें, जब भी कोई अमेरिका का प्रीमियर भारत आता था तो पहला स्टॉपेज उनका या तो इस्लामाबाद होता था, बाद में दिल्ली होता था, या पहले दिल्ली होता था, इस्लामाबाद रास्ते बाहर जाते थे, अमेरिका जाते थे। इसका मतलब ये था कि हम तुमको दोनों एक ही समझते हैं। अभी विश्व में कोई बता दे कि भारत पाकिस्तान की तुलना हो सकती है क्या? अभी किसी एक ऐसी एजेंसी ने वर्ल्ड हैप्पीनेस पर रिपोर्ट निकाला, आपके यहाँ भी बहस हुई थी कि पाकिस्तान लोग ज्यादा खुश है भारत की तुलना में, जो भिखारी देश है, कंगाल हो चुका है, खाने के लाले पड़े हैं, 5 खंडों में कगार पे टूटने, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगिस्तान, पंजाब, सब हर जगह वो ब्रिक है, हर जगह उसको जख्म है, जख्म से बेचारा बीमार है, वो वहाँ सबसे हैप्पीनेस है। तो ये सब जो प्लांटेड सर्वे होते हैं भारत को डिफेम करने के लिए, अब वो नहीं चलने वाले। भारत की स्थिति ये है कि रक्षा 2013-14 में जो रक्षा बजट था उसका हम 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो गए हैं। हमारा आयात जो है कम हो गया है 10 गुना। कुमार राकेश जी, लेकिन सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज तो है ना। पाकिस्तान को हम कितना है भिखारी, कंगाल, कुछ भी कह लें, बाकी लोग तो नहीं है, ऐसे हम खत्म नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, मैं आप ही की बात पा रहा हूँ। अभी 6 तारीख के पहले पूरा सर्वे देख लीजिए कि पाकिस्तान का कौन खड़ा था। एलईटी जैसे मोहम्मद के अलावा कोई नहीं था। बाद में टर्की आया और चाइना भी आया, लेकिन चाइना भी इनसे पूरी तरह इनके साथ खड़ा नहीं है। फॉर्मली इनफॉर्मली बात, टर्की अपने को एक्सपोज हो चुका है, टर्की और अजरबैजान, उसका उनको ट्रीटमेंट मिल गया है। टर्की अपने खुद ही अपने अंतर विरोधों से गुजर रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं, एक नैरेटिव बनने की कोशिश की जा रही है कि वैश्विक मतभेद मैं नहीं मानता, कतर, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री भारत के साथ खड़े हैं। 8 तारीख को सऊदीया के प्रीमियर भारत में थे। तो इस बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हम भारतीयों को अपनी दलगत या वैचारिक मतभेद के अलावे हट करके राष्ट्र मत पे, एक राजनीति पे रहना पड़ेगा, राजनीति से दूर रहना पड़ेगा। इसमें कौन किसने क्या बोला, क्या गलती की, उसको बाद में हम फैसला कर देंगे। ये वैसी बात नहीं है। अभी भी राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, पिछले 4 वर्षों में जब भी गए, 10 वर्षों में, भारत की बुराई, बीजेपी की बुराई के चलेगा, लेकिन भारत की बुराई की, भारत की खिंचाई की, भारत में लोकतंत्र नहीं है। तो अभी जो है 4 जो एमपी जा रहे हैं, 4 एमपी जा रहे हैं कांग्रेस से। शायद कांग्रेस के लोगों को मालूम होगा, पता नहीं गिनती नहीं गिना होगा। इसमें मनीष तिवारी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, आनंद शर्मा हैं और शशि थरूर हैं। मैं 10 सेकंड लूंगा। शशि थरूर लेके लोगों ने बाविला मचाया, मनीष तिवारी को लेके क्या क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? तो भाई आनंद शर्मा आए, आपकी लिस्ट से नहीं आया। आप गौरव गोगोई, जिसकी पत्नी जासूसी कांड में लिप्त है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है, उसको ले जाएंगे। नासिर हुसैन जो देश के खिलाफ बोलता है उसको ले जाएंगे। राजा बरार को ज्ञान ही नहीं है विदेशी का, उसको ले जाएंगे। तो आप चाहते क्या है? देश को तोड़ना या देश को जोड़ना? आप चीन की वकालत करना चाहते हैं या पाकिस्तान की वकालत करना चाहते हैं या अमेरिका के पिट्ठू बनना चाहते हैं? हम आज किसी के पिट्ठू नहीं है। भारत आगे जा रहा है, आगे जाएगा, विश्व गुरु रास्ते पे है, विकसित भारत बन के रहेगा। चाहे जितने देश के अंदर जो भी लोग हैं अपने खिसियाते रहे, खंबा नोचते रहे, उससे कोई फर्क राखी नहीं पड़ने वाला है। देश की स्थिति मजबूत है और ये पहली बार हो रहा है कि 59 एमपी 33 देशों में जा रहे हैं और सभी दल के लोग हैं इसमें। इसमें सबको एक साथ खुश होना चाहिए। ठीक है कुमार राकेश जी, रोकूंगी सर, सक्षम है, समय बहुत हो रहा है, प्लीज। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, एक तरफ हथियारों की डील हो रही है, एक तरफ शांति की अपील हो रही है,
मोटो आज इस चर्चा का ये था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस एकता को कैसे लाएंगे कि हम आतंकवाद को खत्म कर पाएं। मुझे तो नहीं लगता, जिस तरीके से बातें रखी जा रही हैं या जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ऐसे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। भारत की क्या भूमिका अब अगली हो सकती है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो कड़ा संदेश देना है वहां स्पष्ट शब्दों में भारत को हर जगह पे अपनी बात को रखना होगा। इसी चीज को अनुपम जी ने शुरुआत में कह दिया था। बिल्कुल राखी, एक तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर हमें संदेश तो देना पड़ेगा, कड़ा संदेश। आप देखिए, जिस समय अमेरिका पर जो है घटना हुई थी, उस समय अमेरिका खुल के एकदम आगे आया था और बोला था कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का विरोध करेगा, कोई आतंकवादी नहीं होगा। इसमें सारे देशों ने मिलकर के अमेरिका का समर्थन किया। ठीक वही स्थिति थी, भारत भी समर्थन किया। भारत आतंकवाद से पिछले 30 सालों से जूझ रहा, और एक जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं अभी वर्तमान में, वो बड़ी अजीब सी हैं कि भारत को जो है आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना पड़ा। उसका कारण है क्योंकि आतंकवादी जिस तरह से हमारे देश में आकर के और इस तरह की घटनाएं किए, उसको लेकर के जवाब देना लाजमी था भारत सरकार के लिए, और भारत सरकार ने दिया, हमारी सेनाओं ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि वैश्विक स्तर पर आप किस तरह से धारणा को बदलेंगे। बदलने का एक तरीका है, आप देखिए, अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, ट्रेड फर्स्ट है। अब दोनों पहले नंबर पर उनके आता है, तो उनसे तो उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है हिंदुस्तान को कि वो कभी जो है इस तरह की हिंदुस्तान के साथ एक तरह से खुल करके सामने आएंगे। और जहाँ तक ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात है, आपने देखा होगा कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि ये सारे देश, अमेरिका देखिए, अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान के साथ हो गया, भले कितना सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए है, उसके लिए क्या है, हथियारों की बिक्री सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी सबसे बड़ी बात, चाइना ने खुल के विरोध करने के अलावा लेकिन शांत फिरा और बाद में चल के समर्थन करता है। ठीक है, स्थिति अजरबैजान की, मान लेते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन देश है, पहले से ही हम ये मान करके चल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, उसमें डायलॉग चलते रहते हैं। अमेरिका के साथ भी चलते हैं, चाइना के साथ भी चलते हैं, रसिया के साथ भी चलते हैं, तो ये डायलॉग होते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि इसको भारत को एक जो कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। जो हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, वो पूरी तरह से उसको आतंकवाद को एक्सपोज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। राखी, एक बात तय है कि आपने देखा कि पाकिस्तान के लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर इन देशों का है। जो हिंदुस्तान के साथ उनका ट्रेड है, आप समझिए वैश्विक की तरफ, क्यों, उसके पीछे एक रीज़न है। हिंदुस्तान दो तरह से उभर रहा है, एक तो आर्थिक शक्ति के रूप में, वैश्विक शक्ति के रूप में, दूसरा सामरिक दृष्टि से भी उभरता हुआ देश है, और इन देशों को पच नहीं रहा है। खास करके अमेरिका, चाइना, इस तरह के जो देश हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ जो है, उनको कहीं न कहीं पर ये लगता है कि भारत इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अपनी जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसमें इस तरह का भी परिवर्तन करना चाहिए कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा कम से कम जो है लोगों के साथ सामंजस्य भी बिठाना कि आतंकवाद जैसी, जिसकी फैक्ट्री पाकिस्तान चला रहा है, अगर उसको हथियारों के माध्यम से उसको मदद मिलेगी, आर्थिक मदद मिलेगी, IMF मदद कर देगा, हथियारों से मदद हो जाएगी, तो क्या आतंकवाद रुक जाएगा? निश्चित रूप से वहाँ पर फले फूलेगा। और फिर जो जिस मुहिम में हम हैं, देश के अंदर में आपके राजनीतिक मतभेद कितने हों, वो अलग बात है, लेकिन देश के बाहर कम से कम इतना प्रदर्शन होना चाहिए कि हमारा देश एक है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हुआ था कि सारी पार्टियां, सारे देश एक साथ थे। अब इस तरह की बातें, देखिए, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और विपक्ष को भी सत्ता पक्ष के साथ होना चाहिए, दोनों स्थिति, तभी तो एक साथ बैठ पाएंगे। नहीं तो पता चला ये कि कहीं पर हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के पोस्टर जारी हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखिए तो पहले तो अपने अंदर ही अपनी जो है एकरूपता होनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर कौन क्या समझाएगा, ये हम जानते हैं कि हमारे देश के लोग, हमारे देशवासी, चाहे किसी दल, किसी समाज, किसी भी व्यवस्था के हों, लेकिन बाहर जाने के बाद उनके लिए हिंदुस्तान फर्स्ट है, तो वो तो करेंगे अपना काम, चाहे जो भी जा रहा हो। किसी एक व्यक्ति पर ये खराब है, ये जासूस है, ये ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। जब भी हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जाता है, भले विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, या जिन नेताओं को भेजा जाता है, दुनिया के सामने अपने देश का ही पक्ष रखते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात समझने की है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ये है कि वैश्विक स्तर पर एक जो है लोगों में एक धारणा क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान को हल्के में मत ले। ये कड़ा संदेश देने की जरूरत है।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, पहले तो जल्दी से एक सुझाव और मैसेज के तौर पर अपनी बात रखिए। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस स्पष्ट शब्दों की हम बात कर रहे हैं और जिस आतंकवाद को पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एकता के साथ खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो कैसे होगा? अनुपम जी। देखिए राखी, जो मैं बात करूंगा, जो प्रतिनिधिमंडल हमारा जा रहा है, निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम है। तमाम देशों की यात्रा कर रहे हैं ये लोग, कई सारी पार्टियों के हैं और वहां जाकर के भारत का पक्ष रखेंगे। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा, ये डिप्लोमेसी में टीयर 3 डिप्लोमेसी है। टीयर 1 डिप्लोमेसी प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री के लेवल की होती है। टीयर 2 डिप्लोमेसी उसके बाद आती है, जो कि हमारे राजनयिक शुरू करते हैं, हाई कमीशन और हमारे राजदूत अलग देशों में हमारी पहचान को बताते हैं। और उसके बाद टीयर 3 डेमोक्रेसी में हमारे अलग अलग पार्टीज के जो है सांसद रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और हमारे देश को दिखाते हैं। तो हमारे देश का परसेप्शन हमको बनाना पड़ेगा। ये जब तक तीनों टीयर एक साथ काम नहीं करेंगे, हमारी बात मजबूत ढंग से विदेशों में नहीं जा पाएगी। हमको पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें अपनी बात कहाँ तक पहुंचाती है। आज ही मैं देख रहा था, जब पूरी लिस्ट में देख रहा था, ये लोग जो जहां जहां जा रहे हैं, एक प्रतिनिधिमंडल हमारा अफ्रीका में जा रहा है और अफ्रीका में वो जा रहा है लाइबेरिया, सियरा लियोन, कांगो, युगांडा, इस तरह के देशों में जा रहा है। अब हमको ये कंफर्म होना चाहिए कि इन देशों से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इन देशों से हम क्या हमारी ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सियरा लियोन हमारा कितना साथ देगा या कांगो हमारा कितना साथ देगा। हमें अपनी प्राथमिकताएं भी चुननी पड़ेंगी। हमें अपने देश का परसेप्शन विदेशियों की नजर में बेहतर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी ये है कि हमारी जो अंदरूनी राजनीति है, पक्ष और विपक्ष की, इसमें दोनों पक्षों को बहुत ही समझदारी से इस वक्त काम लेना पड़ेगा। इस वक्त चाहे पक्ष का व्यक्ति हो, पक्ष की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि सबसे पहले तो वो विपक्ष को गद्दार, देशद्रोही ये सब कहना बंद करे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो बाहर बहुत खराब जाता है और ये हमारे देश के प्रति एक परसेप्शन बनता है विदेश नीति में। ये सब चीजें, आपकी जो इमेज है वो बहुत मायने रखती है। तो तीनों, जैसे मैं 3 टीयर बता रहा हूँ, तीनों टीयर साथ में काम करें और हर जगह पर स्पष्ट रूप से अपनी बात कही जाए और प्राथमिकताएं निश्चित हो कि हमको किस देश से कहां बताना है। अगर हम सियरा लियोन भी गए हैं तो वहां पर हमको क्या बताना है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अमेरिका को डील करने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में ग्रुप भेजा गया है। उस ग्रुप की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शशि थरूर खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अच्छे पद पर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन पे अच्छे पद में रहे, माफ कीजिएगा, और वहां पर वो सेक्रेटरी जनरल का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो उनको अच्छी तरह से पता होगा कि वहां पर कब किससे कहां बात करनी है। तो ये सब चीजें हमको अच्छी तरह से रखनी है, क्योंकि निश्चित तौर पर इस प्रतिनिधिमंडल की आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। और ये भी कंफर्म रख लीजिए कि इस प्रतिनिधिमंडल से किसी भी देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं मिलने जा रहा है। वो वहां पे इन्हीं के समकक्ष लोग ही मिलेंगे। तो ये टीयर 3 के लोग ही मिलेंगे, वहां के भी प्रतिनिधिमंडल, वहां के सांसद ही मिलेंगे। वहां अमेरिका में जाने के बाद शशि थरूर से राष्ट्रपति ट्रंप नहीं बात करने वाले। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इनके अपने दायरे हैं, उस दायरे में अपनी बात रखें। टीयर 2 वाले राजनयिक हमारे अपने दायरे में बात रखें और प्रधानमंत्री की यहाँ पर भूमिका, विदेश मंत्री की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो अब तक 10 साल में हुआ, प्रधानमंत्री ने बहुत यात्राएं करी, प्रधानमंत्री की छवि बहुत अच्छी बनी, लेकिन अब उस छवि के साथ साथ प्रधानमंत्री को बाकी चीजें भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, मेरे पास समय की सीमा है, बाकी मेहमानों के पास नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है, जो अनुपम जी ने एक बात रखी है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, ये बात तो सही है कि जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है वो अपनी बातों को कैसे रख रहा है, हम आतंकवाद के खात्मे के दृष्टिकोण को किस तरीके से भारत रखता है, कितने लोग उसका समर्थन करते हैं, कहां पे आप जा रहे हैं, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके अलावा ये भी बात है कि इसके बाद भी क्या रुख आएगा, क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, कितना बदलाव हम देखेंगे, क्योंकि इस आतंकवाद को यदि जड़ से खत्म करना है तो इस यूनिटी को तो देखना ही होगा, सिर्फ देश नहीं, विदेशों से भी। तो ये आने वाले समय में अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।